Assalamu alaikum girls. Today we are going to discuss our chapter number 1 which is light and quantum physics. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने जो चैप्टर आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर तक स्टडी किया वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था। आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को स्टडी किया, उनकी क्लासिकल थ्योरी आप लोगों ने स्टडी की। आप लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो ट्रैवल करती हैं तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशंस होती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं। ये हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास एनर्जी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो अब हम क्वांटम फिज़िक्स में बात करेंगे, क्वांटम थ्योरी की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो किस तरह से बिहेव करती हैं। इट इज़ थर्मल रेडिएशन एंड कैविटी रेडिएशन, राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि हमारे पास जो है वो थर्मल रेडिएशंस क्या होती हैं, कैविटी रेडिएशंस क्या होती हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो थर्मल रेडिएशन, जैसे थर्मल मींस कि हमारे पास इसका लिंक जो है वो हीट के साथ है, ठीक है। रेडिएशंस मींस कि ऐसी रेडिएशंस जो कि टेम्परेचर की वजह से हमारे एमिट होती हैं, तो हम उनको कहते हैं कि ये थर्मल रेडिएशंस हैं। द रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम अ मटेरियल ड्यू टू टेम्परेचर इज़ कॉल्ड थर्मल रेडिएशंस। इट मीन्स कि ये हमारे पास ऐसी रेडिएशंस हैं जो टेम्परेचर की वजह से हमारे पास एमिट होती हैं। ऑल मटेरियल्स नॉट ओनली एमिट थर्मल रेडिएशंस बट ऑल्सो एब्जॉर्ब सच रेडिएशंस फ्रॉम द सराउंडिंग। अगर आप लोगों ने देखा हो तो कोई भी आप लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल कार बाहर खड़ी हुई हो, ठीक है, उसके ऊपर सनलाइट जो है वो पड़ रही हो, तो क्या होता है कि आप लोग जब बैठोगे तो वो बहुत ज़्यादा हीटअप हुई होती है, गर्म हुई होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी तरह से ही जब कोई हॉट बॉडी होती है तो आप लोग देखोगे वो उसके करीब जाओगे तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि वो रेडिएशंस को एमिट करता है। इसका मतलब ये है कि तमाम मटेरियल्स जो हैं वो सिर्फ एमिट ही नहीं करते, वो एब्जॉर्ब भी करते हैं रेडिएशंस को और एमिट भी करते हैं। तो हमारे पास एमिशन और एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो एक दूसरे के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है। अगर हमारा मटेरियल जो है ये हॉट होगा तो एमिशन रेट जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन रेट। अगर हमारी बॉडी जो है वो कोल्ड है और सराउंडिंग जो है वो हॉट है तो हमारा एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो ज़्यादा होगा और एमिशन रेट जो है वो कम होगा। तो हमने अभी तक ये बात डिस्कस की, हमने थर्मल रेडिएशंस को डिस्कस किया। हमने कहा ऐसी रेडिएशंस जो कि एमिट होती हैं ड्यू टू टेम्परेचर, हम उनको थर्मल रेडिएशंस बोलते हैं। और तमाम मटेरियल्स जो हैं वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करते हैं, रेडिएशंस को एमिट भी करते हैं सराउंडिंग से। और फिर हमने बात की अगर हमारे पास कोल्ड बॉडी है, फॉर एग्ज़ाम्पल सराउंडिंग उसकी जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और उसका अपना बॉडी का टेम्परेचर कम है तो एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास हॉट बॉडी है और हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, उस बॉडी का अपना टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो रेडिएशंस को एमिट करेगा। अब हम बात करते हैं आइडियल रेडिएटर की। रेडिएटर क्या है? ऐसा मटेरियल, ऐसी कोई भी चीज़ जो रेडिएशंस को एमिट करती है उसको हम रेडिएटर बोलते हैं। तो आइडियल रेडिएटर क्या है? तो हमारे पास जो है मटेरियल जो भी होता है उसकी जो थर्मल रेडिएशंस होती हैं वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं, शेप और नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसको हम लोग जो है वो एक आइडियल रेडिएटर जो है वो बोलते हैं। द मटेरियल हुज थर्मल रेडिएशंस डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड नेचर ऑफ द मटेरियल इज़ कॉल्ड आइडियल रेडिएटर। तो हमारे पास जो आइडियल रेडिएटर होता है वो गुड एब्जॉर्बर भी होता है और गुड एमिटर भी होता है। तो इसमें हम कोई भी आइडियल रेडिएटर जो है उसको लेबॉर्ट्री में भी बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं कि हम किसी भी जो है मटेरियल है तो उसके अंदर जो है स्मॉल होल कर देते हैं, किसी भी कैविटी के अंदर जो है वो हम लोग जो है वो एक होल कर दें या कैविटी कर दें मटेरियल के अंदर, और उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर हम एक होल कर देते हैं, एक कैविटी कर देते हैं, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे उसकी अंदर वाली वॉल्स को ब्लैक कर देंगे। तो ये हमारा जो है वो एक आइडियल रेडिएटर जो है वो बन जाएगा।
तो अब कैविटी रेडिएशंस की बात करते हैं। ऐसी रेडिएशंस जो आइडियल रेडिएटर है इससे एमिट होंगी। द रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम द मटेरियल प्लेस इन द कैविटी ऑफ ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड कैविटी रेडिएशंस और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब हम लोगों ने अपनी जो है वो आइडियल रेडिएटर जो है वो हम लोगों ने बना लिया। हमारे पास जो है इसको हम ब्लैक बॉडी भी बोलते हैं, जो कि हमारे पास आइडियल रेडिएटर है। तो अब हम लोगों ने एक ब्लैक बॉडी बना दी। अब हम इसकी कैविटी के अंदर अगर कोई भी मटेरियल जो है वो रख देते हैं तो रेडिएशंस जो हैं वो उससे एमिट होती हैं। तो ब्लैक बॉडी क्या करता है, ब्लैक बॉडी तमाम रेडिएशंस को जो भी उसके ऊपर फॉल करती हैं उन सबको एब्जॉर्ब भी करता है और उसी टाइप की रेडिएशंस को एमिट भी करता है। मैंने कहा था कि हमारे पास जो है आइडियल रेडिएटर क्या होता है, इज़ अ गुड एब्जॉर्बर एंड अ गुड एमिटर। तो अब हम लोग बात करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ थर्मल रेडिएशंस की। अब हम लोग ये देखने लगे हैं कि जो हमारे पास थर्मल रेडिएशंस हैं या कैविटी रेडिएशंस हैं या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं, उनका स्पेक्ट्रम क्या होता है, उनकी अपीयरेंस किस तरह से होती है, उनकी रेंज क्या होती है वेवलेंथ की। तो ये जो एक डायग्राम है इसमें थर्मल रेडिएशंस जो हैं उनके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो ये जो है ये एक ग्राफ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 4 डिफरेंट कर्व्स को। ये डिफरेंट कर्व्स हैं, इनके साथ साथ ये देखें ये टेम्परेचर भी मेंशन किए हुए हैं कि सबसे फर्स्ट वन जो था वो 1000 केल्विन पे था, 1250 केल्विन पे, थर्ड वन इज़ द 1450 केल्विन पे एंड फोर्थ वन इज़ द 1650 केल्विन पे। इसका मतलब ये 4 कर्व्स जो हैं वो बताए गए हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर। तो आप लोग देखें कि अगर एक कर्व की बात की जाए वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर है, फॉर एग्जांपल वो 1000 केल्विन के ऊपर है, ठीक है। तो अब इस कर्व को अगर हम लोग देखें, जो सबसे नीचे वाला कर्व है ये देखें, ये इस तरह से कर्व ये वाला। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है जैसे जैसे वेवलेंथ जो है यहाँ पे देखें ये वेवलेंथ इंक्रीज़ कर रही है और ये हमारे पास जो है वो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। तो हमारे पास जो है जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज़ कर रही है इंटेंसिटी इंक्रीज़ करती है, फिर एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, देन इंटेंसिटी डिक्रीज़ करना शुरू हो जाती है। इसका मतलब किसी एक कर्व को अगर देखें तो हमारे पास जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज़ करती है इंटेंसिटी इंक्रीज़ करती है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर जिसको लैम्डा मैक्सिमम बोलते हैं, उसके ऊपर मैक्सिमम हमारे पास इंटेंसिटी होती है, देन इंटेंसिटी डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देती है। सेकंड ये जो कर्व है ये देखें यहाँ पे इस तरह से है, ये देखें ये लैम्डा मैक्सिमम इसका होगा जिसमें मैक्सिमम वेवलेंथ हो इंटेंसिटी होगी इस वेवलेंथ पे, इसको लैम्डा मैक्सिमम बोलते हैं। वो वेवलेंथ जिसके ऊपर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसको लैम्डा मैक्सिमम बोलते हैं। एंड दिस वन इज़ द थर्ड, ये देखें यहाँ पे ये लैम्डा मैक्सिमम है और फिर बाद में फिर इंटेंसिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई और ये देखें दिस वन इज़ द फोर्थ वन। अब एक और बात कि हमारे पास जो है जैसे जैसे देखें टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जा रहा है, इसका लैम्डा मैक्सिमम ये था, इसका लैम्डा मैक्सिमम ये है, इसका ये है एंड इसका ये है, सॉरी इसका ये है। तो इसका मतलब लैम्डा मैक्सिमम देखें शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है लैम्डा मैक्सिमम मूव करता है टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। तो अब हम स्पेक्ट्रम ऑफ थर्मल रेडिएशन की बात करते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ थर्मल रेडिएशन ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट इज़ कंटिन्यूस। अगर एक कर्व की बात की जाए तो देखें ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये कंटिन्यूस है। देखें इसमें कोई भी ब्रेक नहीं है, ये कंटिन्यूस है और इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। और ये एक कर्व जो है इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान में रिलेशनशिप को बताता है, उसकी इंफॉर्मेशन को बताता है। द स्पेक्ट्रम हैज़ 2 टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड टेम्परेचर डिपेंडेंट करेक्टरिस्टिक्स एंड मटीरियल डिपेंडेंट करेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसकी जो है करेक्टरिस्टिक्स की वो 2 टाइप है। फर्स्ट वन हम अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर बात करेंगे इसकी करेक्टरिस्टिक्स की, जो मैंने अभी बात की, और दूसरी हम मटेरियल डिपेंडेंट करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले टेम्परेचर डिपेंडेंट करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है वही इसकी अगेन जो है वो 2 पार्ट्स हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट करेक्टरिस्टिक्स के। नंबर 1 ये है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल द अमाउंट ऑफ एमिटेड रेडिएशंस आल्सो इंक्रीजेज। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो हमारे पास एमिटेड रेडिएशंस जो है वो इंक्रीज़ करेंगी। देखिए हम एमिटेड रेडिएशंस इंक्रीज़ कर रही है मीन्स कि उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रही है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशंस डिक्रीजेज। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो एनर्जी इंक्रीज़
करती है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो एनर्जी का और वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है, तो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्लाटिनम वायर को हीट अप किया जाता है तो पहले वो डल रेड होती है एट 500 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद वो अपना कलर चेंज करती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो वेवलेंथ उसकी और शॉर्ट हो जाएगी, चेरी रेड हो जाएगी। फिर जब फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाएगा 1100 डिग्री सेल्सियस पे, वो येलो हो जाएगी, मीन्स के इसकी वेवलेंथ फर्दर डिक्रीज़ हो गई है। और फिर 1300 डिग्री सेल्सियस पे इसके बाद फाइनली 1600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये वाइट हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल डिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ थर्मल रेडिएशंस डिपेंड अपॉन शेप एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। तो ये जो है जो हमारे पास थर्मल रेडिएशंस हैं ये शेप और नेचर के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने जो है वो सेम टेम्परेचर लिया 2000 केल्विन लिया और फ्लैट सरफेस पॉलिश्ड फ्लैट सरफेस जो है वो टंगस्टन की ली और उसके साथ साथ हम लोगों ने मोलिब्डेनम की ली। तो टंगस्टन की जो इंटेंसिटी थी वो 23.5 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर थी, जबकि जो मोलिब्डेनम थी उसकी 19.2 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर थी। इट मीन्स कि हमारे पास जो है नेचर के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है कैरेक्टरिस्टिक्स के, इसकी इंटेंसिटी जो है वो वेरी करती है जैसे जैसे हम लोग मटेरियल को चेंज करते हैं। ये हम लोगों ने इसकी टेम्परेचर और नेचर डिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कैविटी रेडिएशन। अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो 3 वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ जो है वो कैविटी रेडिएशंस की हैं, जिनमें फर्स्ट वन जो है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, सेकंड वन इज़ द स्पेक्ट्रल रेडियंसी है एंड थर्ड वन इज़ द मीन डिस्प्लेसमेंट लॉ है। तो सबसे पहले स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की बात करते हैं। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है वो साइंटिस्ट के ऊपर है। साइंटिस्ट का नाम स्टीफन बोल्ट्जमैन था जिसने इसको बताया था। तो वो अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ टोटल रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया ऑफ द कैविटी अपर्चर इज़ कॉल्ड रेडिएंट इंटेंसिटी। आपको पता है इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर सेकंड जो है वो पावर कहलाती है, तो पावर पर यूनिट एरिया जो है वो कहलाएगा रेडिएंट इंटेंसिटी, ठीक है। तो रेडिएंट इंटेंसिटी जो है जो कि पावर पर यूनिट एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर होती है। दिस वन इज़ द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कि हमारे पास इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। और जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि सिग्मा है, I इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी की पावर 4, तो सिग्मा इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है 5.670 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। The ordinary hot objects always radiate less radiations than cavity radiator। तो जो हमारे पास वैसे हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कैविटी रेडिएटर से जो है वो कम एमिट करते हैं रेडिएशंस को, क्योंकि कैविटी रेडिएटर जो हैं ये आइडियल रेडिएटर होते हैं। तो इसलिए मोर जनरल फॉर्म ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को अगर हम लोग लिखना चाहें तो I इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट टी की पावर 4। तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो एमिसिविटी कहलाती है मटेरियल की, जो कि फंक्शन है टेम्परेचर का। तो इसको हम लोग जो आइडियल रेडिएटर है उसके लिए क्यों नहीं लिखते, क्योंकि एमिसिविटी जो है वो 1 होती है उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि हमारे पास जो है वो आइडियल रेडिएटर होते हैं, लेकिन जो आइडियल नहीं होते उनके लिए लेस देन 1 यूनिटी होती है, लेस देन 1 होती है। तो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है स्पेक्ट्रल रेडियंसी। तो स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व जो है मैंने अभी आपको बताया, जो हमारे पास 4 डिफरेंट कर्व्स थे इनको स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व्स बोलते हैं, जो कि 1000, 1250, 1450 एंड 1650 केल्विन के ऊपर ये कर्व्स हैं। इनको स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व्स बोलते हैं। ये डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर गिवन है। अब अगर हम इन कर्व्स को देखें तो देखें ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एनर्जी जो है ये देखें इस तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है। अब एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है मींस कि इसकी इंटेंसिटी वेरी कर रही है। इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है मींस कि इंटेंसिटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ऑल्दो ये हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस है बट नॉट अ यूनिफॉर्म कर्व। तो ये कर्व जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो
यूनिफॉर्म नहीं है तो कर्व किस तरह का है, ये इस तरह का है कि जैसे जैसे हमारे पास जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, एनर्जी जो है वो एमिटेड एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, मींस के इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रही है। देखें इस कर्व के लिए इंटेंसिटी जो थी वो ये थी, इसके लिए मज़ीद इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेगी, इस कर्व के लिए इंटेंसिटी और इंक्रीज़ करेगी, मींस की एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। इसके लिए देखें टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। इट मीन्स कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है तो उसके साथ साथ एमिटेड एनर्जी जो है वो या फिर इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो द रेडियंट इंटेंसिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ। हमारे पास रेडियंट इंटेंसिटी जो है, अब पहले हम लोगों ने 4 डिफरेंट कर्व्स का कंपैरिजन किया कि हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा तो हर कर्व की जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ करती जाएगी। अब हम एक कर्व के बारे में बताते हैं, उसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है कि हमारे पास जो है इंटेंसिटी जो है एक कर्व की वो इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज़ करती है। देखें वेवलेंथ इंक्रीज़ कर रही है तो इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रही है। उसके बाद एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर विच इज़ लैम्डा मैक्सिमम हमारे पास इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। उसके बाद इंटेंसिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी वेवलेंथ इंक्रीज़ होने के साथ। तो ये जो हमारे पास द टोटल रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया ऑफ द कैविटी अपर्चर इज़ कॉल्ड रेडिएंट इंटेंसिटी। मैंने आपको भी बताया कि पावर पर यूनिट एरिया जो है वो इंटेंसिटी कहलाता है। पावर क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है ये पावर कहलाती है। तो पावर पर यूनिट एरिया जो है वो इंटेंसिटी कहलाता है। तो रेडिएंट इंटेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ साथ इंटेंसिटी इंक्रीज़ करती है। इंटेंसिटी जो है पर यूनिट वेवलेंथ की वो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर जो है वो किसी भी एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर अगर हम रेडिएंट इंटेंसिटी की बात करते हैं तो वो स्पेक्ट्रल रेडियंसी कहलाती है, जिसको आर लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। आर लैम्डा इज इक्वल टू डी आई टी टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर का फंक्शन है इंटेंसिटी, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओवर डी लैम्डा। अगर डी आई को हम लोग एक साइड पे कर दें तो डी लैम्डा दूसरी तरफ आ जाएगा। तो कंप्लीट रेंज ऑफ वेवलेंथ के लिए अगर हम लोग जो है वो रेडिएंट इंटेंसिटी की बात करते हैं तो 0 to इन्फिनिटी तक इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो स्पेक्ट्रल रेडियंसी जो है, जो हमारे पास इंटेंसिटी है पर यूनिट वेवलेंथ, ये हमें बताती है कि किसी भी कैविटी रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो वेवलेंथ के साथ जो है किसी भी एक टेम्परेचर के ऊपर किस तरह से वेरी करती है। जैसे हमने कहा था किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर ये पहले इंक्रीज़ करती है इंटेंसिटी, देन जो है वो डिक्रीज़ करती है विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। तो ये जो स्पेक्ट्रल रेडियंसी है ये इसके बारे में बताती है। उसके बाद the spectrum shows spectral radiancy for cavity radiation at 4 selected temperature. The radiant intensity increases when the temperature increase because area under the curve increases. तो रेडियंट इंटेंसिटी जो है वो किसी एक कर्व के लिए जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के साथ जो है वो इंक्रीज़ करती है, क्योंकि एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। थर्ड वन इज़ द विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि हमारे पास स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व जो है किसी भी एक टेम्परेचर के ऊपर वो शो करता है कि स्पेक्ट्रल रेडियंसी जो है उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है किसी एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पे। इसका मतलब ये है कि स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व हमें बताता है कि हमारे पास किसी भी एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पे जो हमारे पास स्पेक्ट्रल रेडियंसी है वो मैक्सिमम है। ये देखें स्पेक्ट्रल रेडियंसी जो है वो इसके ऊपर मैक्सिमम है। इट मीन दिस वन इज़ द लैम्डा मैक्सिमम। तो ये जो है लैम्डा मैक्सिमम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो इसने कहा क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है लैम्डा मैक्सिमम शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव करता है। इसका मतलब लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू शॉर्ट होती रहती है। देखें इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम जो है ये देखें इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू ये है, इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू ये है, इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू ये है और इसके लिए ये। अब ये देखें ये शॉर्टर लैम्डा मैक्सिमम शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव कर रहा है, लैम्डा मैक्सिमम कम हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, लैम्डा मैक्सिमम कम हो रहा है। इट मीन्स इन दोनों के दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। तो इसको हम इस तरह से लैम्डा मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वीन्स कांस्टेंट कहलाता है 2898 माइक्रोमीटर पर केल्विन। तो ये हमारे पास जो है वो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ कैविटी रेडिएशन। हमारे पास कैविटी रेडिएशन क्या होती है। इस्टेब्लिश प्लैंक्स फार्मूला फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। अब हम लोगों ने क्या करना है, एक फार्मूला ड्राइव करना है जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करेगा। तो
यहाँ पे हम अगेन वही बात करेंगे कि हम लोगों ने 4 डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर रेडियंसी कर्व्स जो हैं वो प्लॉट किए हैं। स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व किसी भी एक टेम्परेचर के ऊपर शो करता है कि एनर्जी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है हमारे पास एनर्जी, एमिटेड एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती है। उसके बाद हम एक कर्व की बात करें तो रेडिएंट इंटेंसिटी इंक्रीज़ करती है वेवलेंथ के साथ। उसके बाद पर्टिकुलर देखें, सबसे पहले हमने जब ये टॉपिक स्टार्ट करना है तो हम लोगों ने बताना है कि हम 4 कर्व्स के बारे में बताएंगे कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेगी। फिर हम बाद में इसके बाद बात करेंगे किसी एक कर्व की कि जैसे जैसे हमारी जो है वो वेवलेंथ इंक्रीज़ करती है इंटेंसिटी, रेडिएंट इंटेंसिटी इंक्रीज़ करती है किसी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर विच इज़ लैम्डा मैक्सिमम रेडिएंट इंटेंसिटी होती है। उसके बाद जो है वेवलेंथ इंक्रीज़ कर दी है लेकिन इंटेंसिटी डिक्रीज़ करती है। अब फार्मूला ड्राइव करते हैं हम लोग। तो फार्मूला सबसे पहले जो वीन्स एक्सप्लेनेशन है उसको यूज़ करते हुए वीन जो था उसने फार्मूला ड्राइव किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वीन्स फार्मूला था वो सिर्फ उस रीजन को एक्सप्लेन कर पाया था जो कि शॉर्टर वेवलेंथ के लिए थी। मीन्स के वीन्स का जो लॉ था, वीन्स डिस्प्ले ने जो अपना फार्मूला ड्राइव किया इस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए, वो सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ, वो सिर्फ इतने रीजन को एक्सप्लेन करता था। उसके बाद रॉयलर जीन्स की एक्सप्लेनेशन थी, उसका जो था फार्मूला वो लॉन्गर वेवलेंथ को एक्सप्लेन करता था। फिर प्लैंक्स जो था एक साइंटिस्ट था, उसने दोनों को कंबाइन करके एक फार्मूला ड्राइव किया जो पूरे के पूरे इस तरह से कर्व को एक्सप्लेन करता था। तो वीन की एक्सप्लेनेशन बेसिकली डिपेंड करती थी, उसने यूज़ किया था प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के ऊपर जो है थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स जो हैं उनको अप्लाई किया था। तो उसने स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व्स की एनालॉगी बनाई थी, रिलेशनशिप डेवलप किया था किसके साथ, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स जो थे मॉलिक्यूल्स के, आइडियल गैस के। तो इन दोनों के दरमियान में उसने एनालॉगी बनाई। उसने कहा कि हमारे पास जो ये रेडियंसी कर्व्स हैं ये इनकी और मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स जो है इनके दरमियान में एनालॉगी है, इसलिए उसने लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज़ किया था। उसके बाद रॉयलर जीन्स की एक्सप्लेनेशन थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स को यूज़ किया था। तो उसका फार्मूला आर लेमडा इज इक्वल टू 2 सी के टी ओवर लेमडा की पावर 4, ये उसका फार्मूला था। उसके बाद प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, प्लैंक्स से दोनों को कंबाइन करके आर लेमडा रेडियंसी जो है इज इक्वल टू 2 सी स्क्वायर एच ओवर लेमडा की पावर 5 ई सी एच सी ओवर लेमडा के टी -1। तो उसका ये फार्मूला था जिसने पूरे कर्व को जो है वो एक्सप्लेन किया था। के जो है वो उसकी वो विच इज़ कॉन्स्टेंट, तो के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.38 × 10⁻23 जूल्स पर केल्विन है। एच इज़ आल्सो प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज़ 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड्स। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी प्लैंक्स ने जो है वो ड्राइव किया था। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती थी और क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी प्लैंक ने ड्राइव किया रेडिएशन लॉ। उसने किस तरह से रेडिएशन लॉ ड्राइव किया था, उसने एक कनेक्शन को डेवलप किया था किनके दरमियान में, जो कैविटी की रेडिएशंस थी, मतलब जो कैविटी वॉल्यूम था उसकी जो रेडिएशंस थी उनकी, और एटम के दरमियान में, वो एटम्स जो कि कैविटी की वॉल्स को बनाते हैं। उसने अज्यूम किया दैट दीज एटम्स बिहेव लाइक टाइनी ऑसिलेटर्स। उसने कहा ये जो एटम्स हैं वो टाइनी ऑसिलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, विच रेडिएट एनर्जी इनटू द कैविटी एंड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द कैविटी। जैसे कि ऑसिलेटर एब्जॉर्ब भी करते हैं और एमिट भी करते हैं, इसी तरह से ये भी एब्जॉर्ब भी करते हैं, एमिट भी करते हैं एनर्जी को। देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैविटी रेडिएशन कैन बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटॉमिक ऑसिलेटर्स। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वैसी ही होंगी जैसी एटॉमिक ऑसिलेटर्स की होती हैं। Classically, the energy of this tiny oscillator is continuous, but Planck's stated that energies emitted or absorbed by the atomic oscillators of cavity are quantized. तो क्लासिकली अगर देखा जाए तो ये जो ऑसिलेटर हैं इनकी कंटिन्यूस एनर्जी होती है, सेम एनर्जी होती है। मींस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं अगर, तो उनकी एनर्जी वो कैरी करती हैं सेम एनर्जी को। लेकिन प्लैंक्स ने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनके अंदर पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं और वो जो है वो क्वांटाइज्ड होते हैं, E = NhF।
तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 कार्ल क्वांटम नंबर, वो क्वांटम नंबर कहलाते हैं, और हमारे पास f जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर कहलाती है, और h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट। इसके बाद जो क्लासिकल थ्योरी है वो लिमिटिंग केस है क्वांटम थ्योरी का। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन हम जिस तरह से कह सकते हैं ना कि हमारे पास एज अ होल जो है वो क्वांटम थ्योरी एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्लासिकल थ्योरी उसका एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है? लार्ज क्वांटम नंबर्स जहाँ पे होंगे वहाँ पे क्लासिकल थ्योरी जो है वो होल्ड करती है, लेकिन जब हमारे क्वांटम नंबर जो है वो स्मॉल हो जाते हैं, छोटे, जैसे 1 2 3, इसके लिए हमारे पास जो है वो क्लासिकल थ्योरी इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करती। तो ये जो है classical theory is a limiting case of quantum theory and both are related through correspondence principle, which states that quantum theory must agree with the classical theory in the limit of large quantum number। के quantum theory और classical theory जो है वो agree करती हैं कब? जब हमारा quantum number जो है वो large होता है। तो अगर क्वांटम नंबर स्मॉल हो जाएगा तब हमारे पास जो है वो क्लासिकल थियोरी के रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाते हैं क्वांटम थियोरी से, तब क्लासिकल थियोरी उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती। दैट्स वाई लार्ज स्केल ऑसिलेटर डज नॉट शो क्वांटाइजेशन। इसीलिए जो लार्ज स्केल के जो ऑसिलेटर्स होते हैं वो क्वांटाइजेशन को शो नहीं करवाते, लेकिन जहाँ पे हमारे टाइनी ऑसिलेटर्स होते हैं वो क्वांटाइजेशन को शो करवाते हैं।